बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूं मिर्जा एहतशाम उल्लाह। नाज़रीन, आज की अहम खबरों पर नजर डालें तो सबसे पहले अहम खबर है जनाब, आज नैब तरामीम कलअदम केस, बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेशी, लेकिन उनकी पेशी कहीं भी दिखाई नहीं जा रही थी, इसलिए उनकी एक तस्वीर लीक हुई और फिर वो सोशल मीडिया की जीनत बन गई। हर तरफ ब्लू कलर के कपड़ों में मलबूस इमरान खान को देखा गया और इमरान खान के चाहने वालों ने उन्हें जी भर के देखा और हर तरफ उस हवाले से फिर लोगों ने मीम्स बनानी शुरू कर दी, ब्लू कलर के कपड़े पहनकर खुद भी तस्वीरें उतारना शुरू कर दी। तो जनाब, कुछ तो इमरान खान की पेशी के हवाले से जो खबरें हैं उस पर बात करेंगे, और दूसरा जनाब बात है फैसल वाडा की। फैसल वाडा ने एक बहुत ही तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर उन्हें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज तो आज खुद नोटिस मतलब ले लिया गया है, कल इस पर समात है। अब हमारी एक नुमाइंदे से बात हो रही थी, तो हमारे नुमाइंदे का कहना था कि यूं तो पेश होते ही हैं, जिन पर इल्ज़ाम होता है वो लोग पेश होते हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कुछ चीज़ वाज़े नहीं की गई है। उन्हें तलब किया गया, यानी फैसल वाडा को तलब किया गया है या नहीं। तो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस बेंच की सरबराही करेंगे और फैसल वाडा कहते हैं कि मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने सवाल किए या सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुझे प्रॉक्सी कहा गया, तो जो मुझे प्रॉक्सी कह रहे हैं वो इस बात को साबित भी करें और बताएं, अगर जुर्रत है तो जुर्रत करके बताएं कि मैं किसकी प्रॉक्सी हूं, क्यों उन्होंने ऐसी बात की, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। तो जनाब, तीसरी और अहम खबर है, आज कौमी असम्बली के अंदर एक हंगामा बपा हो गया जब जरताज गुल और तारिक बशीर चीमा के दरमियान सख्त और तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। बल्कि तारिक बशीर चीमा ने तो हद ही पार कर दी। आज वो जरताज गुल को बहावलपुर की, क्योंकि बहावलपुर का जिक्र जरताज गुल कर रही थी, तो उन्होंने भी बहावलपुर की उन्हें याद दिलाई और उन्होंने कहा कि आप बहावलपुर जा जाके थक गई हैं, ये बहावलपुर जा जाके थक गई हैं। तो ये जुमानी किस्म का जुमला उन्होंने कसा। उसके बाद वो उनकी डाइस के पास भी गए और उन्होंने वहां पर भी जाकर कुछ नाजेबा कलमात कहे, और इस सारी सूरत हाल पर फिर हंगामा खड़ा हो गया। जब असम्बली में हंगामा खड़ा हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तारिक बशीर चीमा की डाइस की तरफ जाना शुरू किया, एहतजाजन वहां पर नारेबाजी करते रहे। इसी असना में खतरे को भांपते हुए तारिक बशीर चीमा को असम्बली की पतली गली से निकाल दिया गया ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। तो इस किस्म के हालात हैं आज कल कौमी असम्बली में, और जो अदालतों में हैं और जो अदालतों से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहे हैं, उस हवाले से भी आपको हम वाज़ेह तौर पर बताए देते हैं। तो जनाब, आज की अहम खबरों पर नजर डालने के बाद सबसे पहले इनकी तफसील पे बात करते हैं। तो नैब तरमीम कलअदम केस है, बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया वीडियो लिंक के जरिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम पर होने वाली समातों का हुक्मनामा तलब किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको कानून पसंद नहीं तो पूरा केस सुनकर कलअदम कर दें, हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बिल की सतह पर कानून को मुअत्तल करना क्या पार्लिमानी कार्रवाई मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं, ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल कर दें। अच्छा, इंटरेस्टिंग आज की इस समात की बात यह थी कि इस समात में आज इमरान खान को बोलने का मौका ही नहीं मिला, यानी कि उनकी बारी नहीं आई। एक टर्न होती है और उस टर्न तक वक्त खत्म हो गया, और अब ये गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए ये केस जो है इसकी समात अब मुलतवी कर दी गई है। तो जनाब, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा ऐसा कहने वाले हकीकत में खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? आपने ये भी करना है तो कर लें। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। ये अतर मिनल्ला साहब ने, यानी कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो ये 3 बातों की निशानदेही की है, इस पे जरा गौर कीजिए तो आपको पता लगता है कि ये जो मजबूत पार्लियामान है, ये किस पार्लियामान की बात कर रहे हैं। जहां पर आपकी मेजॉरिटी होगी, डेफिनेटली वही, जहां 2/3 अक्सरियत होगी वही मजबूत पार्लियामान होगी। तो ये मजबूत पार्लियामान तो नहीं है। एक तो उन्होंने ये वाज़ेह बात समझा दी। दूसरा, उन्होंने कहा कि आजाद अदलिया, अदलिया किसी के भी प्रेशर में आकर किसी भी किस्म के अब फैसले नहीं करेगी, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि वो खतूत जो है वो गर्दिश करते रहे, और खतूत लिखने की नौबत क्यों आई वो सारी सूरत हाल भी सामने आती रही। उन्होंने जनाब तीसरी बात जो की है वो बहुत अहम है, और वो है बेखौफ लीडर का होना। उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। 2 चीजें हमने आपको गिनवा दी। बेखौफ लीडर कौन है इस वक्त पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अगर कोई बेखौफ लीडर है तो वो इमरान खान है, जो जेल में भी मौजूद है, तो उसका नुक्ता नजर तब्दील नहीं हुआ। उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है, और वो उसको जवाबदेह है, और वो
اسی کی بات کرتا ہے. تو جناب یہ تینوں چیزیں کب پوری ہوں گی اور کب یہ پزل جو ہے مکمل ہوگا، اس کے لیے ہم بھی منتظر ہیں، آپ بھی منتظر ہیں. دیکھتے ہیں کچھ دنوں میں تبدیلیاں متوقع ہیں. جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیسز، یعنی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جو تھا القادر ٹرسٹ کا، اس میں بھی بانی پی ٹی آئی کو یعنی عمران خان کو رہا کر دیا گیا. تو ایسے بہت سے کیسز ہیں. ڈائریکٹلی تو سارے کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے، کل 150 کے قریب کیسز ہیں. تو اتنے کیسز جتنی جلدی ختم تو نہیں ہوں گے، لیکن ہاں مرحلہ وار آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو نیا پاکستان ہے اس کی جانب ایک بار پھر واپس جا رہا ہے. کیونکہ پرانا پاکستان جو بلاول بھٹو زرداری والا تھا وہ اب تبدیل ہو گیا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری کی بات اگر یاد کریں تو ابھی جو بلاول بھٹو زرداری اس وقت قومی اسمبلی میں کر رہے ہیں، جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، جو خواجہ آصف بیانات دے رہے ہیں، جو اون چودھری بیانات دے رہے ہیں، جو فیصل واڈا بیانات دے رہے ہیں اور دیگر لوگ بیانات دے رہے ہیں، ان بیانات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یا پھر ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا. اور ہم ہواؤں سے لوکل مینجمنٹ کو ہوائیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو ہوائیں ہیں یہ کبھی ہمیں مغرب کی جانب سے تو کبھی مشرق کی جانب سے آتی رہتی ہیں. یہ جو ہواؤں کا سسٹم ہے یہ کسی بھی جانب سے داخل ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا اثر تو ہوتا ہے، اور اثر ہوتے ہوئے ہم دیکھتے بھی ہیں. بہرحال جناب، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے، یہ کہا تھا فیصل واڈا نے، اور یہ کافی سخت بیان ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے، یہ بات فیصل واڈا نے کی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے انہوں نے یہ کی تھی. کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جو ہے وہ رہائی مل گئی تھی، اس لیے وہ کافی اس پہ برہم تھے. اور کیوں برہم تھے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ چند پریس کانفرنسز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. قومی اسمبلی کے اندر موجودہ حکومت کی صورتحال دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یا پھر جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان میں آپ کو واضح ہو جائے گا. تو جناب صورتحال بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب یہ کب تک بدلتی ہے اور کیسے بدلتی ہے، اس کے لیے ہم بھی منتظر ہیں، آپ بھی منتظر ہیں. ایک بات جو آج بڑی چرچا میں رہی وہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور 92 ورلڈ کپ کے فاتح کپتان عمران خان کی، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی تصویر. کیونکہ آج یہ ان کی تصویر ایک عرصے کے بعد سامنے آئی، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 8 فروری کو جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، وہ اس بات کا اندازہ کروا چکے ہیں، اس بات کا اظہار کروا چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو بہرحال وہ لوگ انتظار میں تھے. آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یوٹیوب چینل جو ہے اس پر کوئی 12 سے 13 ہزار سبسکرائبرز تھے، لیکن گزشتہ دن سے لے کر اب تک اس کے سبسکرائبرز میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ جناب وہ 75 ہزار کے قریب پہنچ گئے. اور صرف اس لیے کہ لائیو ٹرانسمیشن ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کے یوٹیوب چینل سے، جیسا کہ تمام سماعتوں کی ہوتی ہے، تو اس میں جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ انہیں دیکھ پائیں گے. لیکن پھر وہ ہوا جس کا کسی نے شاید سوچا بھی نہیں تھا. عمران خان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. وہ تصویر ویڈیو لنک کی سماعت کے ایک کسی ٹیلی ویژن سے، کسی اسکرین سے لی گئی تھی جہاں پر وہ آ رہی تھی. بہرحال ابھی تک سپریم کورٹ نے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے اور تحقیقات جاری ہے. ابھی تک پکڑا نہیں گیا وہ شخص جس نے وہ تصویر لیک کی ہے. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی تصویر کمرہ عدالت کے بائیں جانب بیٹھے افراد میں سے کسی نے بنایا. وہ بیٹھے تھے، کھڑے تھے، یا چلتے پھرتے کسی نے تصویر بنائی ہے. اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے. بانی پی ٹی آئی کی تصویر سوشل میڈیا پر جو وائرل ہوئی، اس کے بعد جو بلو کلر ہے، جو اسکائی بلو کلر ہے، وہ ٹرینڈنگ میں آ گیا. اس حوالے سے شوکت بسرا کا نام، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا کا نام بھی سامنے آتا رہا. انہوں نے کہا کہ میں نے تصویر لیک نہیں کی، میں ایڈوکیٹ بھی ہوں، تصویر لیک کرتا تو تسلیم بھی کرتا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی موبائل فون نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ سلام ہے اس بندے کو جس نے تصویر بنائی. تو بڑی زومانی سی باتیں ہو رہی ہیں، نہ صرف پریس کانفرنسز میں، ویڈیو بیانات میں، جو قومی اسمبلی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ماضی کی کچھ یادیں تازہ کروانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ رہی تھی اور نون لیگ کی حکومت جا رہی تھی، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما تھے وہ پریس کانفرنسز بھی کرتے تھے اور نکتہ چینی بھی کرتے تھے عدالتی فیصلوں پر. اور اسی قسم کا ماحول تھا جس قسم کا ماحول آج ہے. اور جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جا رہی تھی اور تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی، اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ باتیں کرتے تھے، جس قسم کے وہ بیانات دیتے تھے، یعنی کہ فواد چودھری کو دیکھ لیں یا دیگر جو لوگ تھے، وہ آپ نے دیکھا کہ ابرار الحق جو ہیں وہ روتے بھی رہے. اور ایسے کئی لوگ تھے جنہیں ہم نے روتے ہوئے دیکھا. اگر بات کریں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی، تو وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی لاڈلے ہیں. یہ بات ایک بار پھر
लाडले वाली सामने आनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की लॉन्चिंग, गिरफ्तारी और फिर जमानतें, बड़ी जूमानी किस्म की बातें मैंने कहा ना आपको हो रही हैं। ये कहानी कहीं और लिखी जा रही है। बानी पीटीआई गिरफ्तार होता है तो इस्राएली पार्लियामेंट में मजम्मत होती है। ये अब डांडे इसराइल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने पहले इसराइल से डांडे जोड़ने की कोशिश की थी, यानी मौलाना फजलुर रहमान ने, अब वो बाकायदा उस पर माफ़ी के खास्तगार हैं, तलबगार हैं। वो कहते हैं कि उनसे गलती हुई, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बगैर सबूत के इसराइल के साथ, एक ऐसे मुल्क के साथ जो कि आपका अज़ली दुश्मन है, उसके साथ आप ताल्लुकात जोड़ रहे हैं। तो बहरहाल अभी देखें, फैसल वाडा भी अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं। फैसल वाडा के हवाले से थोड़ी सी आपको बातें और बताते हैं, लेकिन इनकी बात को मुकम्मल सुन लें। वो कहते हैं बानी पीटीआई को रिहा कर दें, लेकिन आसिफ जरदारी के 14 साल जेल का हिसाब कौन देगा। अब अर्ज ये है कि शर्जील इनाम मेमन साहब, आप बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन आप ये तो देखें कि आप किसका मुकाबला किससे कर रहे हैं। कहाँ आसिफ अली जरदारी साहब, जमहूरियत के बादशाह, मफाहमत के बादशाह, और कहाँ इमरान खान साहब, जो कि ना मफाहमत के लिए तैयार हैं और ना ही वो इस सो कॉल्ड जमहूरियत को मानने के लिए तैयार हैं। तो वो तो किसी और ही चीज़ के बादशाह हैं, और उनकी बादशाहत कहाँ और कैसे है ये तो ज़ुबान ज़द आम है, पब्लिक देख सकती है, दुनिया की पब्लिक देख सकती है। तो आगे भी देखें हम क्या देखते हैं। तो बहरहाल वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बनता है, क्योंकि अब ज़ाहिर है उनको अपने दिन कम दिखाई दे रहे हैं हुकूमत में, तो डेफिनेटली उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे। और हमने देखा है कि जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान हों या नून लीग के अरकान हों, जब जब इनकी हुकूमतें जाती हैं तो ये बाहर के विज़िट करते हैं, ये बाहर के वीज़े लगवाते हैं, या इनके वीज़े तो पहले लगे होते हैं, बाहर जाने की तैयारी पहले से हुई भी होती है, तो बस ये सिर्फ जाने की तैयारी करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो अब देखें, आने वाले दिनों में हम चीज़ें तब्दील होते हुए देखेंगे, कौन कौन बाहर जाता है और कौन कौन पाकिस्तान में आता है, और कौन कौन पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाता है, किस किस जरिए से ले जाता है, दुबई ले जाए या इंग्लैंड ले जाए या स्विट्ज़रलैंड ले जाए, और वो वहाँ जाकर कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, और बाद में फिर यह भी बात सामने आती है कि वो पैसा आखिरकार कमाया कैसे गया था। ले जाना तो बात की बात है, वो कहीं पाकिस्तान की आवाम की खून पसीने की कमाई तो नहीं है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या फिर दीगर करप्शन स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर भेजी जा रही है। तो इसी हवाले से थोड़ी सी खबर शामिल कर लें। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं, जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं इस वक्त, और भी उनके पास बहुत से ओहदे हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। वो कहते हैं मेरी तमाम जायदाद डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन के गोशवारों में हर चीज़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में बिजनेसमैन होना गाली बना दिया गया है। इस बात से तासुर मिलता है कि मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि निशाना बनाए जाने की जो शिकायत है, जो पीटीआई किसी दौर में करती थी जब पीडीएम की हुकूमत आ रही थी, और नून लीग किसी दौर में करती थी जब पीटीआई की हुकूमत आ रही थी, इसी तरह से आज की ये पीडीएम 2 की हुकूमत जो है, ये भी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हुई और नारे मारती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान के माशी हालात, पाकिस्तान के माशरती हालात। अब जो माशरती हालात हैं उनका हाल कौमी असम्बली में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और दीगर जगहों पर हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं। और ये है वो लम्हा फ़िक्रिया कि जिसके बारे में आज अगर हमने नहीं सोचा तो शायद कल हम बैठकर पछता रहे हों और कल बहुत देर हो चुकी हो। तो आज से इस बात को सोचें कि थिंक बिफोर यू लीप। तारिक बशीर चीमा साहब हों या तारिक बशीर चीमा साहब की तरह और साहिबान हों या साहिबात हों, इन तमाम को ये बात सोचनी चाहिए कि थिंक बिफोर यू लीप। पहले सोचें, फिर तोलें, फिर बोलें, ताकि आपको भी और आपके मुल्क को भी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। और जो धमकियों का कल्चर है, इसे ख़त्म करें। खुदारा इन धमकियों के कल्चर को ख़त्म करें। पॉलिटिक्स के मायने को समझें, सियासत के मायने को समझें, डू गुड हैव गुड को समझें, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर रहम खाएं। मिर्ज़ा एहतशामुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।